वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रेक। मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी एग्जाम्स तो वहां पे ज़रूर मिलता है। तो जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि इससे रिलेटेड लेक्चर्स लेकर आने वाला हूँ एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। आज क्षेत्रफल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो राइट डाउन दी क्षेत्रफल। हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं एरिया। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इंग्लिश के बच्चे और जो हिंदी के बच्चे हैं उनको दोनों जन को हेल्प होती रहे। तो मैक्सिमम टाइम में कोशिश करूंगा कि दोनों ही वर्ड्स लिखा करूंगा कि हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या। चलिए शुरू करते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट वन। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करता हूँ। जस्ट राइट डाउन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी इसे कहते हैं आयत। ओके, सो इसका एरिया क्या होता है। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेक्टेंगल ही क्या होता है। तो रेक्टेंगल होता है कुछ इस तरीके से दिखने वाला पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें चार भुजाएं होती हैं या चार साइड्स होते हैं। ओके, सो ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं यानी कि आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 5 मीटर्स है तो ये भी 5 मीटर्स होगा, और अगर ये 3 मीटर्स है तो ये भी 3 मीटर्स होगा। तो ये जो डबल साइन मैं कर रहा हूँ, डबल साइन मीन्स कि ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पे भी एक ही टिक मारा हूँ, यहाँ पे भी एक टिक, यानी कि वो सेम होंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो इसकी लंबाई है वो है L, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और B ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक B है। तो एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, इट इज़ L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे लिख देता हूँ मैं, L लंबाई गुणे चौ लिख देता हूँ, तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मान लेते हैं कि मैंने आपको लेंथ दे दिया 3 मीटर, ओके, और यहाँ पे ब्रेथ दे दिया 2 मीटर। सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया, इसका एरिया आ जाएगा 3m फॉर मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 2m फॉर मीटर, तो ये क्या हो गया 6, और ये मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसकी जो यूनिट होती है उस पर भी ध्यान देते हुए चलिए कि इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है या स्क्वायर मीटर बोला जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये कभी मीटर में दिया हुआ है तो दोनों को चेंज करने की आदत ज़रूर रखिए कि मतलब, चलिए एग्जांपल दे देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। सपोज करते हैं कि मैंने आपको एग्जाम में दे दिया, सपोज करते हैं एग्जाम्स में आपको दिया हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर और उसका जो ब्रेथ है यानी कि ये दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कहीं कहीं वो घुमाते हैं। तो आपको क्या ध्यान देने वाली बात है कि आपके जो ऑप्शंस है वो किस में है ज़रूर देखें। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अगर वो मीटर स्क्वायर में है तो इट मीन्स कि ये तो मीटर में ऑलरेडी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आपको इस मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में और इसको एज इट इज़ रहने देना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मीटर स्क्वायर में इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो लेंथ को तो टच नहीं करना है, 3 मीटर ही रहने देना है, लेकिन ये ब्रेथ को अपने को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मीटर। सो जस्ट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, 100 सेंटीमीटर इज ऑलवेज 1 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर आपको कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि कन्वर्जेंस आपको नहीं आता, जैसे किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ये कन्वर्जेंस है, अगर वो नहीं होते तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। सो ठीक है, यहाँ देख लो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। सो डेफिनेटली ये 200 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा 2 मीटर। बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करेंगे मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसका एरिया कैलकुलेट इस तरह करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू 200। सो दिस इज रॉन्ग ना, ये पूरा ही रॉन्ग है आपका, आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो ध्यान रखना इस बात को कि इस तरीके से नहीं करना। आपकी दोनों यूनिट सेम ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने दोनों को सेम कर दिया, ये भी मीटर, ये भी मीटर। सो अब मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो नाउ माई एरिया इज, ये रहा 3 मीटर और उसके बाजू में हो गया 2। ठीक है, 200 को मैंने कन्वर्ट किया। सो अब इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, इट इज़ 3 इंटू 2 और दोनों के दोनों मीटर्स में है। सो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर मीटर या 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये मीटर स्क्वायर में जब ऑप्शंस अवेलेबल है तब, अगर सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये लेंथ है ना, देखो ब्रेथ तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, नो इशू, तो इस लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेंथ को जब कन्वर्ट करेंगे तो अभी उल्टा देखेंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, सो इट मीन्स कि 3 मीटर क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। सो नाउ व्हाट इज एरिया, नाउ एरिया इज, सबसे पहले लेंथ रख देते हैं। सो लेंथ इज 300 सेंटीमीटर
और इसका ब्रेथ क्या है 200 सेंटीमीटर। ओके, सो 3 2 या 3 दूना 6 और 1 2 3 4 1 2 3 4 4 शून्य है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने देखा दोनों आंसर्स में कितना अंतर है, ठीक है। सो गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसी तरीके से एरिया निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। सो याद कर लो कि रेक्टेंगल के लिए एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हो गया इसका एरिया। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करते हुए चलना है। बहुत छोटी बात है लेकिन बड़े काम की है, ठीक है। सो एक पार्ट तो हो गया एरिया। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेरीमीटर, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर या परिमिति हिंदी में, तो उसको मैं पी से डिनोट करूंगा और देखते हैं वो क्या होता है। पेरीमीटर इनडायरेक्टली क्या होता है, ये जो भी आयत या रेक्टेंगल है अपने पास, इसको जैसे ऐसा सपोज करो ना कि एक साइड से अपन इसको कट करते हैं और फिर ये एक धागा या एक थ्रेड है जिसको ऐसा पूरा ओपन करो, तो जैसे आप इसको पूरा ओपन करोगे तो एक लेंथ आएगा ना, पूरी की पूरी एक लेंथ आएगी। एरिया क्या होता है, एरिया तो ये पूरा का पूरा ही होता है, ठीक है, एरिया तो पूरा होता है। बट पेरीमीटर या परिमिति वो क्या होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर का पार्ट है ना उसकी लंबाई। तो बहुत आसान है, अगर मैंने कहा ये L है तो इसके यहाँ सामने है ये इट इज़ ऑल्सो L, अगर ये B है तो ये भी B हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी ही यही है रेक्टेंगल का, आयत का, जो ये होगा वही लंबाई यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, ठीक है। सो पेरीमीटर इसका होता है, चलो 1 बाय 1 कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं। ये L है, सो जस्ट राइट डाउन L प्लस ये हो जाएगा B प्लस ये हो जाएगा L प्लस ये हो जाएगा B। ओके, सो यहाँ पे L 2 टाइम्स L है और B 2 टाइम्स B है, सो ये हो गया, ठीक है। सो अभी पेरीमीटर इनडायरेक्टली क्या होता है इसका, यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा एट द लास्ट 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई करना है लंबाई प्लस चौड़ाई। सो ये होता है पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल। तो ये बहुत यूजफुल होता है, एग्जाम्स में बहुत बार रिलेशन दिया होगा इन दोनों के बीच में, एरिया और दिया रहेगा एरिया इतना है पेरीमीटर उतना है, तो कैसे सब करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और अच्छे से करेंगे। तो जस्ट राइट डाउन फास्ट, आई होप समझ रहा होगा आपको। इसी तरीके से हम पूरा एप्टीट्यूड आपको देने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जस्ट राइट डाउन दी स्क्वायर, या फिर पहले लिख लेते हैं वर्ग, इसको बोला जाता है स्क्वायर। ओके, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या था सामने सामने वाले सेम थे, वर्ग में क्या होगा सब लोग सेम आएंगे। तो 4 लोगों को ड्रॉ करना है, 4 भुजाएं ड्रॉ करनी है और इस बार सब इक्वल रखना है। इक्वल मीन्स क्या हो जाएगा, अगर इसको मैंने 1 टिक किया तो इसको भी 1 टिक, इसको भी 1 टिक, इसको भी 1 टिक, समझ में आया। ओके, सो अब वहाँ पे मैंने L लिया था, यहाँ पे थोड़ा चलो चेंज करके कुछ लेता हूँ। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, लेट दिस इज एज A। ओके, अगर ये लंबाई में A ले रहा हूँ, सो यस वेरी गुड, दिस इज A अगेन, ये भी A हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ A हो जाएगा और ये भी यहाँ से यहाँ A हो जाएगा। तो चलो अभी मुझे ज़रा बता दो इसका पेरीमीटर, परिमिति क्या हो जाएगी, इसकी परिमिति क्या हो जाएगी, सबको ऐड कर देना है, ठीक है। आप अपनी बुक में आंसर लिख दो फटाक से, देखो क्या लिख रहे हो आप, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या हो जाएगा। क्या आपने ये लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ तो वेरी गुड, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 है। अच्छा हमेशा ध्यान रखिए इसका यहाँ पे यूनिट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो जैसे स्क्वायर मीटर हम कर रहे थे जब एरिया कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सब लंबाइयों को जोड़ रहे थे। अगर मान लेते हैं 3 मीटर है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर सबको जोड़ रहे हो ना, तो 3 3 3 3 12 मीटर ही रहेगा वो। तो पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेम ही यूनिट होता है जो दिया हुआ होता है, स्क्वायर या फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम ही। ओके, चलिए एरिया देख लेते हैं। सो जस्ट रिमेंबर एरिया फॉर स्क्वायर इज ऑलवेज, यहाँ पे A दिया है सो इट इज A स्क्वायर। ओके, या फिर अगर ये वाला भी अगर अप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है। जैसे यहाँ पे L और इंटू B था, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तो लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तभी भी देखो ये स्क्वायर आ गया, ये हो गया सिंपल, ये हो गया स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी वही ध्यान रखना है, मीटर सेंटीमीटर सब कन्वर्जेंस अगर कुछ हो, वैसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बस इस तरह रहेगा कि कभी A इज इक्वल टू सपोज करते एग्जाम में दे दिया 2 मीटर, ओके, और ऑप्शंस में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में है सब कुछ, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए मैं बता देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि आपको बोला हुआ है एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, तो उसका मुझे एरिया दीजिए, क्षेत्रफल दीजिए। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
2 मीटर है तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी मैं मीटर रखूँगा, यहाँ पे भी मीटर, बट अब ऑप्शन में गए तो आपको ऑप्शन में मीटर में दिया ही नहीं है, सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दिया तो बहुत ईजी है, कुछ टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ मीटर को कन्वर्ट कर देना सेंटीमीटर में, ठीक है। सो 2 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, ओके। सो 2 मीटर की जगह इधर लिख देंगे 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी लिख देंगे 200 सेंटीमीटर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ 4, 2 टू 4 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अगर ये मीटर में भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर में उसका आंसर ये आ जाएगा, बहुत ईजी है, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। चलो अब बात कर लेते हैं ना, एग्जाम्स में बहुत बार होगा कि आपको भुजा की लंबाई या फिर साइड्स के लेंथ नहीं दिए होंगे, आपको ये जो यहाँ पे भाई साहब है, ये इसका डायगोनल वो आपको दिया होगा, ठीक है। जब डायगोनल दिया होगा तो एरिया कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला भी चलो मैं आपको देता हूँ। ये हो गया ना, अगर नहीं हुआ है तो स्टॉप करके छाप लो फटक से, तब तक मैं इसे मिटाने वाला हूँ क्योंकि इस एरिया की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो चलो मैं मान लेता हूँ आपको, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि क्या होता है। मैं मान लेता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कि इसके डायगोनल की पूरी जो लंबाई है वो d है, ठीक है। अगर d है, वर्ग में ये याद रखो कि ये सब 90 होते हैं, सारे के सारे चारों यहाँ पे, और रेक्टेंगल में भी सेम होता है, यहाँ पे सब 90 होते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी है, 90 होती है, ध्यान रखना। और यहाँ पे 90 लिखा तो एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना ज़रा। 90 जैसे ही दिखा तो एक ही याद करना, एक ही साइंटिस्ट है, एक ही मेरे हमारे बाबा है जो हमको बहुत कुछ सिखा गए हैं, 90 जैसे ही दिखा हुआ है, वो है पाइथागोरस, ओके। पाइथागोरस प्रमेय, या फिर आपने बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा। सो ये काफ़ी हेल्प करता है जब भी हम एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम्स या फिर मैथ्स जब भी करेंगे ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। एक बार देख लेते हो क्या होता है। सो अगर एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसका एक भुजा की लंबाई इफ इट इज़ ए गिवन और दूसरे भुजा की लंबाई बी दी हुई है और तीसरे भुजा की लंबाई सी है, तो उनके बीच में हमेशा एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। आई नो कि बहुत से लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो पाइथागोरस ने क्या कहा है, ये बाबा हमेशा कहते कहते चले गए, बहुत सारे बच्चों को आज भी नहीं पता है कि पहली भुजा फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू खंड का स्क्वायर, ओके, याद रहेगा ये। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कर्ण क्या होता है, तो जो 90 होता है ना, 90 की ये जो नाक है, इसके सामने जो होता है बंदा, वो हमेशा कर्ण होता है, कोई सी को भी कर्ण नहीं लिया जा सकता कभी भी। सो ये 90 से जो दो लोग टच होते हैं, यहाँ पे जो दो टच होते हैं वो भुजाएं होती हैं, उनको यहाँ पे लिखना होता है, ए स्क्वायर प्लस उनका स्क्वायर करना है। अगर ये 3 है तो उसका स्क्वायर 9 लिखना है, अगर ये 4 है 4 स्क्वायर करके यहाँ पे 16 लिखना है, सी स्क्वायर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है उनके बीच में, याद रखना है। चलो इस बेस पे भी एक थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हेल्प क्यों, ये कहाँ पे हेल्प करेगा अपना, हमने इसको सीखा क्यों है, पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ पे आता हूँ मैं, उससे पहले ज़रा ये देख लेते हैं। चलिए, मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक 90 डिग्री का त्रिभुज देता हूँ, ओके, जिसके एक साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर। सो मुझे थर्ड वन जो कर्ण होगा उसका लंबाई बताओ क्या होगा, कैसे करोगे, सोचो ज़रा। वीडियो को पॉज करो अगर आप समझ गए हो, और उसके बाद आ जाओ, हम करेंगे। नहीं आ रहा है तो चलो शुरू करते हैं। सो वही सीधा लिखना है कि यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस यूज़ करते हैं। सो ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड है, तो फर्स्ट साइड का स्क्वायर करेंगे प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो थर्ड है इसको मान लेते हैं कि ये x होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। डन। सो एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया अपना 25। अभी इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर उड़ाना है। सो स्क्वायर उड़ाएंगे तो ये किसका होता है, ये आंसर, ये 5 हो जाएगा। 5 स्क्वायर इज 25 होता है ना, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ओके। सो समझ जाओ, तो ये हो गया आंसर 5। तो x की जो वैल्यू है वो आने वाली है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। सो एक रिलेशन याद रखना है, और बहुत बार एग्जाम्स में होता है 2 साइड्स दी रहती है, थर्ड साइड नहीं दी रहती है, तो ये ध्यान रखना ज़रा।
ठीक है, ये हो गए। अभी एक फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना ये, ठीक है। ये तो बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको आता था तो अभी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना ज़रा। अब कुछ मैं स्टैंडर्ड वैल्यू देने वाला हूँ यहाँ पे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3, 4 और हमेशा जब भी 3 and 4 होगा, वन साइड 3 है, सेकेंड साइड 4 है, तो हमेशा कर्ण उसका 5 आता है। तो बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा होता है ना कि राइट एंगल दिया रहता है, 3, 4 दिया रहता है और 5 निकालना तो ईजी है। इसके अलावा अगर कोई नंबर दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। 3 दूना 6 हुआ, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हुआ तो 4 थियाँ 12, 5 थियाँ 15। सो कभी एग्जाम्स में कभी हो जाता है ना, अपने को एक साइड 9 दिया रहता है, दूसरा साइड 12 दिया रहता है, तो थर्ड साइड आप 15 डायरेक्टली निकाल सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है, 3, 4, 5 बेसिक्स है। 3 में जितनी बार गुना हुआ है, 4 में भी क्या उतनी बार गुना हुआ है, अगर हुआ है तो 5 में भी उतनी बार गुना करके शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इतना ही बात करते हैं, ज़्यादा नहीं। नहीं तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा इस पर, बहुत ज़्यादा बात करने लगा तो इसके बारे में और भी बात करेंगे जब फ्यूचर में कभी इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, सो एरिया हमने किया था जब ये साइड होगी। अब जब डायगोनल होगा तो डायगोनल से कैसे फॉर्मूला आएगा देखना, भी फटक से मैं करने वाला हूँ। ये हो गया, इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, और मैंने माना हुआ है कि ये भुजा डी है। ओके, सो डी और ए में अब मैं रिलेशन निकालने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ये मैंने कहा था ना, ये इसका नाक है, ये सामने वाला है। सो ये भाई साहब सेकेंड साइड आएंगे अकेले, ये डी स्क्वायर आएगा इस साइड पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 2a स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसके ऊपर a इंटू ए, ये हो गया डी स्क्वायर। ओके, यानी कि d क्या हो जाएगा, सिंपली d हो जाएगा अंडर रूट में 2। ओके, और ये हो जाएगा a। यानी कि ध्यान देना ज़रा, a को मैं लिख सकता हूँ, इसको उस साइड भेज देते हैं, d के नीचे आ जाएगा ये वाला बंदा, ठीक है, समझ में आया। यानी कि a इज इक्वल टू डी अपॉन में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा उसके ये बटा, सो d बटा √2। सो अभी यहाँ पे पुट करते हैं एरिया। अब देखो, अगर d अगर एग्जाम्स में आपको दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब मैं निकालने वाला हूँ, a इंटू ए पुट करना है, ठीक है। सो a की वैल्यू मैंने निकाल ली, जब d मुझे दिया होगा तो ये हो गया फर्स्ट a, दूसरे a के लिए अगेन वही मैं लिखूंगा। सो ये भाई साहब हो जाएंगे d स्क्वायर। ओके, अपॉन में हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2 दे देंगे, ठीक है। सो जब भी आपको डायगोनल दिया होगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया होगा, तो एरिया हो जाता है वो डी स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। अगर एग्जाम्स में ये फॉर्मूला नहीं याद आता है, अगर ये नहीं याद आता है तो ये सब आप करके डायरेक्टली निकाल सकते हो उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये छोटी छोटी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये कैसा होता है कि एग्जाम्स में बहुत बार अपने पास पेपर कंप्लीट होने के बाद भरपूर टाइम बचा होता है, तो अगर ये छोटी बातें पता होंगी और ज़्यादा टाइम भी बचा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप डिराइव भी कर सकते हो अगर टाइम बचा है तो। अदरवाइज तो बहुत प्रैक्टिस है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट साइड डाउन, वृत्त जिसे कहते हैं सर्कल, सर करेंगे कल नहीं, आज ही करना है इसको, ठीक है। सो सर्कल स्टार्ट करते हैं, वृत्त। चलो अभी शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं सर्कल। तो सर्कल पे एक छोटा सा रिवीजन, केंद्र, सिर्फ इस केंद्र से यहाँ तक गया तो अपना रेडियस हो गया, त्रिज्या पूरा यहाँ एक कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर पे गया तो हो गया डायामीटर यानी कि व्यास। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे कि सर्कल में अगर मैं यहाँ पे ऊपर कट करूँ, इसको एज थ्रेड सपोज करूँ या धागा ऐसा मानो, एक धागे से गोल बनाया हुआ है, अगर यहाँ से कट करूँ कैंची से और इसको ऐसा स्ट्रेट करूँगा जब, तो एक लेंथ आएगा ना, उस लेंथ को यहाँ पर बोला जाता है परिधि। हिंदी में तो हम कहते हैं परिधि और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सरकमफरेंस। ओके, सो यहाँ पे इसका सरकमफरेंस क्या आएगा वो देखते हैं, और इसका एरिया मीन्स क्या हो जाता है पता है अपने को, इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं, मैं डायरेक्टली देने वाला हूँ। सो जस्ट रिमेंबर, इसको मैं दिखाने वाला हूँ डायामीटर d से, ठीक है। और सिर्फ अगर जब यहाँ से यहाँ तक का जब मैं रेडियस दिखाऊंगा, त्रिज्या, तो उसको मैं दिखाऊंगा r से, स्मॉल r। सो एरिया होता है,
एक सर्कल वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब रेडियस दिया होगा तो पाई आर स्क्वायर, जब डायामीटर होगा पूरा ये डिस्टेंस, सो उसमें इसको लिखते हैं पाई बाय 4 पाई बटा 4 डी स्क्वायर। ओके, ध्यान रहेगा। पाई जब आर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर, आर सिर्फ इतना डिस्टेंस होता है। अच्छा सर, इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन भी देख लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, ये चिंदी सा रिलेशन है, आई नो, आपको पता है, ठीक है। डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। अब बात कर लेते हैं इसके पेरीमीटर, नॉट पेरीमीटर, परिधि की, सरकमफरेंस। सो यहाँ पर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इट इज 2 पाई आर। ओके, जब आर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं 2 पाई आर, लेकिन अगर मैं डायमीटर डी का इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा, मुझे पता है 2r क्या होता है, 2r होता है d, सो ये हो जाएगा पाई इंटू डी। ठीक है, समझ में आ गया। एरिया होता है, जस्ट एक बार मेरे साथ रिपीट कर दो, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, और इसका परिधि सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर जब रेडियस दिया हुआ है, या फिर पाई डी। ठीक है, ये दो हो गए। अच्छा, पाई यहाँ पे क्या होता है, तो पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, पाई की वैल्यू होती है 22/60, 22/7। ठीक है, कैलकुलेशंस में ना बहुत यूजफुल होता है कट करने के लिए बहुत बार, या फिर इसकी जब वैल्यू निकालते हैं हम, बहुत बार हम यूज करते हैं 3.14, लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम टाइम ये यूज होने वाला है कैलकुलेशंस के टाइम, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ये जिनको कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, बट हमारे यहाँ पे भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये यूज होगा। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सो अच्छा एक बात मुझे बता दो, ये तो हो गया पूरा वृत्त। अगर मैं आधे वृत्त की सिर्फ बात करूं, सिर्फ हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल का फॉर्मूला देखो, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाफ सर्कल अगर मैं बोलूं आपको, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ही चिंदी है इसका एरिया। इसका एरिया सिर्फ क्या हो जाएगा, इसके एरिया का हाफ हो जाएगा, है ना। सो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखो, अपॉन में सिर्फ 2 कर दो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे पाई बाय 4 डी स्क्वायर है, अपॉन में सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, भाग दे दो, हो जाएगा उसका, सिर्फ इतना सा है। ठीक है, और पेरीमीटर वगैरह सिर्फ 2 का डिवीजन करना है जब इसको हाफ करेंगे, तो उसको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं हो रहा हूँ साइड में, अगर आप लिख नहीं रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ्यूचर में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, होप मैं करता हूँ आपने छाप लिया फटक से। चलिए अभी इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सेमी सर्कल, अभी हमने जो बात की थी पहले उसे थोड़ा देख लेते हैं। सेमी सर्कल में क्या ध्यान रखना है, सेमी सर्कल का जो एरिया आता है, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, ये हाफ पार्ट, सो इसका एरिया आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूरा रहा तो क्या है, पाई आर स्क्वायर, सिर्फ इसको कर देना है हाफ। ठीक है, ये हो गया। और इसका सरकमफरेंस यानी जो परिधि है उसमें भी सेम कर देना है, 2 पाई आर होती है पूरे की, यहाँ पे अपन कर देंगे 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा पाई इंटू आर, रेडियस जो दिया हुआ है और पाई का मल्टीप्लिकेशन, खत्म। अब बात कर लेते हैं सेक्टर जब दिया होगा, सेक्टर दिया होगा या आर्क दिया होगा, तो उस समय आपको क्या दिमाग में ध्यान रखना है, फॉर्मूला कैसे ये करना है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो बहुत बार एग्जाम्स में होगा ना आपको कि एक छोटा सा कोई सेक्टर दिया रहेगा इस तरीके से, सिर्फ ये सेक्टर का मुझे दो वैल्यूज़, तो वहाँ पे क्या चेंज करना है फॉर्मूलेज में, वो जानना ज़रूरी है बहुत। अभी जैसे यहाँ पे तो बात हो रही थी सरकमफरेंस, या जब हम परिधि की बात कर रहे थे तो पूरा ही बात कर रहे थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ही बात होगा, सिर्फ इतना ही चाहिए मुझे, तो फॉर्मूले में क्या चेंज करना है तो देख लो ज़रा उसके लिए। सो हमेशा ध्यान रखना, अब जब इस तरीके की बात होगी ना, तो अपने को हमेशा एंगल की ज़रूरत पड़ती है, कोण की, थीटा। सो उसको किस तरह यूज़ करना है। सो एरिया में जस्ट रिमेंबर, पहले ध्यान रखो कि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर। तो जब भी एक छोटा सा कोई सेक्टर दिया होगा आपको, इसका एरिया निकालना होगा, तो हमेशा एंगल सर्च करो। सो ये हमेशा हो जाएगा थीटा अपॉन पूरा कितना होता है, पूरा एंगल होता है 360। तो 360 का जो हिस्सा होगा वो, ठीक है, वही अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है ना। सो ये इनडायरेक्टली अपने को क्या देने वाला है, उसका हिस्सा देने वाला है। जैसे मान लेते हैं अगर ऊपर आपने 360 रख दिया, 360 रखा, तो 360 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1।
अब एरिया हो, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, आधे सर्कल के लिए क्या करेंगे अपन, चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो गया आधा सर्कल, तो ये कितना हो गया एंगल, ये होता है 180, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इधर 180 रखोगे तो क्या हो जाएगा 180, और ये जब कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएगा 2, इनडायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला देखा वही हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो सिमिलरली उसी तरीके से ध्यान रखो, जब सिर्फ थीटा दिया होगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, दैट्स इट, कंप्लीट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस छोटे से पार्ट का क्या आने वाला है अब टोटल लेंथ, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। जस्ट पी से मैं इसको डिनोट सर्कमफरेंस, ठीक है, चलो पी से ही हम कर रहे हैं तो पी से ही करते हैं। सो यहाँ पे इसका पी क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे ध्यान रखो ज़रा, 2 पाई आर होता है पूरे का, ओके, 2 पाई आर होता है पूरे का, लेकिन एक सिर्फ छोटे से भाग का क्या होगा, हमेशा एंगल सर्च करो, एंगल अपॉन 360, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इनको भी फटक से छाप लो। एरिया ये रहा और सरकमफरेंस के लिए ये रहा, छाप लो फटक से इसको भी, ठीक है। चलो मैं अभी इसे रफ करता हूँ, जब तक मैं इसे रफ करता हूँ तब तक मैं कहूँगा आपने जो बुक में लिखा हुआ है एक बार उसको जस्ट गो थ्रू कर लो फटाक से, फिर आगे मूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी थोड़े नए लोगों से मिल लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स और इनके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उनका एरिया क्या होता है। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल से। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अगर मैंने इस तरीके से शेप कर दिया तो समझ जाओ कि ये ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ट्रायंगल क्या होता है। सो ट्रायंगल 3 साइड्स या 3 भुजाएं होंगी, उसको अपन ट्रायंगल्स बोलते हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखो, अगर ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है और ये कोण θ3 है, सो ऑलवेज θ1 और θ2 θ3 इन तीनों का जब योग करेंगे, समेशन सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमेशा 180 आता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर 2 सेम होंगे तो उनको क्या कहते हैं, तीनों सेम होंगे तो क्या कहते हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय द राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट रिमेंबर, ध्यान रखना ज़रा कि इसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज इसे कहा जाता है, ओके। समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे ये एक 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री में जो नीचे होगा उसे हम कहते हैं बेस, और जो ऊपर जा रहा है इसे हम कहते हैं हाइट। आई नो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक बार रिवाइज ज़रूरी है, ओके। सो लेट्स इट हैज़ अ बेस बी, मान लेते हैं कि इसका बेस का लेंथ b है और हाइट इसकी h है, ये हो गई इसकी हाइट। तो एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है हाफ, आधा गुने बेस इंटू हाइट, ऑलवेज रिमेंबर जस्ट दिस वन, ओके। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली दे देता है। तो इससे रिलेटेड एक अच्छा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट रिमेंबर, अगर कोई और भी ट्रायंगल है, अगर कोई और भी ट्रायंगल है जो राइट एंगल नहीं है, मान लेते हैं ये मेरा हो गया बेस, इसको हमने बेस मान लिया। सो बेस के बाद ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, अगर वो मुझे दी हुई है, तो क्या ये बेस और ये हाइट का इस्तेमाल करके ये मैं जो निकालूंगा वो उसका इसका एरिया ही होगा क्या? हाँ बिल्कुल। सो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको हाइट मिल जाए, जब भी आपको हाइट मिल जाएगी किसी भी ट्रायंगल की, तो ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल होता है उस पर। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, और वहाँ पे मुझे हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उस पर हम बात करेंगे। बट इतना ध्यान रखो कि अगर बेस इंटू हाइट है
तो कोई भी ट्रायंगल हो उसका अपने को एरिया फटाक से मिलता है। जस्ट रिमेंबर, एक और मैं दिखा देता हूँ। मान लेते हैं एक अधिक कोण वाला त्रिभुज है ऑप्टिक्स एंगल का, ये रहा वो एंगल। सो ये रहा इसका बेस B और इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाइट हमेशा ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर जो अपन ड्रॉ करते हैं, है ना। सो ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये हाइट दी हुई है मुझे कभी, सो क्या मैं ये फॉर्मूला से कर सकता हूँ? यस, अगेन ये आपको एरिया देगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हमेशा। लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि हाइट नहीं दिया रहता। हाइट हमेशा अपने को डायरेक्टली सिर्फ राइट एंगल समकोण त्रिभुज में ही होता है, बाकियों में नहीं होता। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसे भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो लेकिन इतना याद रखो, आपके लिए वरदान साबित होता है जब भी हाइट इज गिवन। जब भी हाइट दिया होगा तो अपने लिए अमेजिंग काम होता है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है इसका एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? अगेन लाइंस ड्रॉ करो, 3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट भुजा, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड सब इक्वल होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, या फिर समबाहु, सारी भुजाएं सेम। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे के सारे सेम होते हैं साइड्स, और सारे साइड्स जब सेम होंगे ना तो इनका जो एंगल होता है ना ऑलवेज 60 आता है। ऑलवेज रिमेंबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, 60 60 60 180 टोटल होता है, और सारे के सारे भुजाएं सेम होती है। तो इसका एरिया क्या होगा वो निकाल लेते हैं। चलो चलो मैं आपको इसका यहाँ पे मैं आपको ए हाइट सॉरी ए इसकी लेंथ में दे देता हूँ। सो अगर ये ए है सो ये भी ए हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ध्यान से देखना इसको, अभी थोड़ा सा मैं घुमाने वाला हूँ। ओके, सो साइड ए हो गया, साइड हो गया, साइड ए हो गया। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका एक हाइट ड्रॉ करने वाला हूँ, हाइट एच। सो इतना याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे जब भी अपन ये टॉप से जब भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करने के लिए, तो ये हमेशा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो टोटल अगर ए है सो ये आ जाएगा हाफ, ए का हाफ आ जाएगा, और ये रिमेनिंग जो सेकेंड साइड है ये भी आ जाएगा ए का हाफ। ओके, सो पाइथागोरस प्रमेय याद है, अभी हमने किया था। सो चलो ये साइड ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा, ये हाइट एच है जो मुझे पता नहीं अभी क्या है, ये हो गया a/2 और ये है a। सो h क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल। सो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस a/2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पाइथागोरस ये 90 है, 90 के सामने को अकेला रखना है, बाकी 2 लोगों को इनका स्क्वायर करके इनका स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करोगे तो h स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे सो a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस साइड से सेकेंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे सो प्लस है तो उस साइड जाके हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बाई 4। सो फाइनली h स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि h की वैल्यू क्या आने वाली है? सो h इज इक्वल टू √3 ओके बाय 2a। ये आ गया अपना h का वैल्यू। ये मैंने हाइट फाइंड आउट कर लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप बाय हार्ट रख सकते हो, जो भी फॉर्मूला भी मैं देने वाला हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये डिराइव्ड होता है, ये कि पीछे के फैक्ट्स हैं। एक बार आप देख लोगे लाइफ भर याद रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया कि इसका एरिया निकालना है मुझे, तो हाफ बेस ये पूरा लेना पड़ेगा अपने को, बेस। सो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे a टोटल लेंथ, और हाइट क्या होगी इसकी, हाइट h अभी मैंने निकाली, इसकी हाइट मैंने निकाली हुई है, इट इज √3 बाय 2 इंटू a। ओके, ये h हो गया इसका हाइट। सो ये एरिया होता है इसका हाफ, नॉट हाफ, ये यहाँ का 2 यहाँ का 2 तो नीचे आ जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3। सो √3 बाय 4 a स्क्वायर, ये एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन जस्ट मैं अभी इरेज करने वाला हूँ, तो अगर लिखना होगा तो लिख लो। समझ में आया आपको? सो बहुत से लोग, बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे या बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं तो आपको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है इट इज डायरेक्टली √3 बाय 4 a स्क्वायर। चलो एक साथ रिपीट करते हैं। एरिया फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, इट इज √3 बाय 4 a स्क्वायर।
ओके। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ध्यान रहेगा। सो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, अगर एग्जाम्स में भूलते हो, कोई कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से आप उसको डिराइव कर सकते हो, नो इशू। लास्ट आ जाते हैं एस्केलिन ट्राइंगल। ओके, एस्केलिन यानी इसको बोलते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। ओके, तो अभी विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज अपना नाम ही बता रहा है कि सब कुछ अलग अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, किसी में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये लेंथ अलग होगा, ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी। सो अगर ये लेंथ अगर ए है तो वो उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा बी। थर्ड वन कुछ और ही होगा, उसका हो जाएगा सी। ठीक है। सो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है और वो इतना अमेजिंग फॉर्मूला है ना, किसी भी ट्राइंगल को अगर डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना तो आंसर दे देता है। अगर इस पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, इसका भी आपको आंसर मिलेगा, ज़रूरी नहीं है अप्लाई करना, या फिर उस पर भी अप्लाई करोगे तो आंसर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ना, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो जस्ट राइट डाउन। सो इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज के लिए, सो फर्स्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है एस, और एस कैलकुलेट करते हैं, सबको ऐड करना है सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। ऑलवेज रिमेंबर नॉट विथ 3, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 3 कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सो इससे अपने को मिल जाता है एस, और एरिया का फॉर्मूला होता है फॉर एनी ट्रायंगल्स, इट इज, करनी में लेके चलते हैं इसको, वर्गमूल एस, एस माइनस फर्स्ट साइड या पहली भुजा, वापस एस माइनस दूसरी भुजा, वापस एस माइनस तीसरी भुजा। ओके, ध्यान रहेगा, ये होता है एरिया फॉर एनी ट्रायंगल्स। अभी जो मैंने आपको कहा था, क्या ये फॉर्मूला यूज करके मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? यस, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर, यहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत बड़े हो जाते हैं। ये जब फॉर्मूला अपन लगाएंगे ना तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन जब ये एक साइड पता हो और यहाँ पे पुट करे डायरेक्टली आंसर आता है तो इतना कौन करेगा। ठीक है। सो एग्जाम्स में इसका हेल्प तभी लेना है जब कोई अतरंगी सा ट्रायंगल हो, किसी में कोई रिलेशन ना हो, ये साइड अलग, ये भुजा की लेंथ अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, तब इसको यूज़ करना है। अदरवाइज अगर जैसे दिखा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे फटाक से यूज़ करना √3/4a²। अगर नहीं याद होता फॉर्मूला तो ये इस तरीके से कर सकते हैं जो हमने किया था। और राइट एंगल का तो एवरीवन नोस कि इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको कहा हाइट अगर आप किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हो कैसे भी बाय यूजिंग एनी ज्योमेट्री, सो मैं आपको कहूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला ही हमेशा यूज़ करना। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? मेरा कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे भी अगर बेस अगर मैं ए सपोज करता हूँ और अगर ये हाइट में निकाल पाऊँ किसी भी तरीके से, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सीधा मुझे वो आंसर देगा। लेकिन अगर मैं हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकता बाय एनी मीन्स, सो मैं ये वहाँ पे यूज़ करूँगा एस, पहले एस फाइंड आउट करूँगा, ये तीनों को ऐड करूँगा, उनको डिवाइड कर दूंगा 2 से, भाग दे दूंगा, उसके बाद पहला उसको एज इट इज़ रखूँगा, फिर एस में से ए को सबट्रैक्ट करूँगा, निकाल मतलब उसको निकाल देंगे फर्स्ट भुजा की लेंथ को, फिर सबट्रैक्ट करेंगे सेकेंड को, फिर थर्ड को, और ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा इसका एरिया। ठीक है। सो छाप लो फटाक से इसको। चलो शुरू करते हैं, और ये लास्ट पार्ट होगा, थियरी अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वाड्रिलैटरल्स देख लेते हैं। इसको चतुर्भुज कहा जाता है हिंदी में। सो मेरे हिंदी व्यूअर्स के लिए चतुर्भुज यानी कि 4 साइड्स, जिनके पास 4 साइड्स है, ऐसे कुछ लोग हमारे पास हैं जिनका एरिया काफ़ी बार एग्जाम्स में आता, तो 1 बाय 1 करके सबसे मिलते हैं और उनके फॉर्मूलेस भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम, ओके, इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये मैं साइन बना रहा हूँ चतुर्भुज का। ओके। सो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें क्या करना होता है आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये पैरेलल्स होते हैं, इनके जो साइड्स होते हैं ये पैरेलल्स होते हैं। अपोजिट के जो होंगे, आमने सामने वाले जो होंगे वो पैरेलल होंगे, और यहाँ पे जो सेकेंड साइड में जो अपोजिट होंगे ये भी पैरेलल होंगे। ठीक है। सो ये दोनों पैरेलल होंगे और ये दोनों पैरेलल होंगे। समझ में आया आपको? सो इसका एरिया क्या होता है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
इसको मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये है इसका बेस, ठीक है, और एक यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ हाइट। अपने को यहाँ पे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, हाइट अपने को पता होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो अगर ये बेस है और ये हाइट है, सो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला होता है इट इज बेस इनटू हाइट, इट इज बेस इनटू हाइट, ठीक है, याद रहेगा। सो ये हो गया पैरेललोग्राम का। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आता है ना, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानना है तो वो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, कुछ लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये मैंने यहाँ पे देखो ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ड्रॉ किया अपन ने। सो इसको मैंने बेस कंसीडर किया हुआ है। तो हमेशा आपको इतना तो पता होगा ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर इट मीन्स हाइट, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि समकोण मतलब 90 डिग्री। सो जब भी आप ड्रॉ करोगे ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो हमेशा वो सेम आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, सो उसका जो लेंथ आएगा वही सेम लेंथ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो दोनों सेम आने वाला है। ये मैं कुछ इस्तेमाल करने वाला हूँ, इस मैं बताने वाला हूँ आपको। सो एक बात का ध्यान रखें हमेशा, अभी मैं इसको दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला लेकर आऊँगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो चलो मैं दिखाने वाला, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया मैंने, देखो। सो ये कन्वर्ट हो गया एक ट्रायंगल में और ये हो गया इसका दूसरा ट्रायंगल। समझ रहे हैं आपको? इजी। पैरेललोग्राम है, यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो मैंने क्या किया, 4 साइड्स में से एक लाइन और एडिशनल ड्रॉ कर दिया, तो ये 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। अभी 2 ट्रायंगल्स में से मैंने आपको कहा हुआ है अगर मुझे बेस पता हो और हाइट पता हो तो उसका एरिया क्या होगा। तो इस फर्स्ट अपन ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अगर मैं ये बेस ले रहा हूँ तो हाइट क्या हो जाएगी, h, ठीक है, फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड एरिया कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, और अगर नहीं भी बताई तो अभी देख लो जरा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये B है सो यहाँ पे ये अपोजिट में जो होगा वो भी B ही होता है। अगर ये यहाँ पर A है सो इस साइड पे ये इसका पूरा का पूरा ये लेंथ A होता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, अपोजिट का लेंथ सेम होता है। सो अगर ये B है सो ये भी B ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैंने आपको कहा ना ये जो दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की जो 90 डिग्री ड्रॉ करोगे ना हमेशा सेम आएगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली ये भी आपका h ही आएगा। सो यानी कि अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो ये हो जाएगा उसका बेस और ये 90 डिग्री का हो जाएगा हाइट। सो प्लस आपको करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये देखो, अभी ध्यान से देखना ज़रा, ये हो जाएगा हाफ BH प्लस हाफ BH, आधा BH आधा BH, आधे आधे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, पूरा एक। ओके, सो इसका क्या हो गया आंसर, B इंटू H, और यही तो इसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है B इंटू H। अगर वो मीटर में दिया हुआ है सो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में अगर सब कुछ दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मिलीमीटर स्क्वायर, वो सब करते रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है B इंटू H कैसे आता है, समझा आपको। तो एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे ज़रा, ये मैंने जो ड्रॉ किया था ये क्या था, इनडायरेक्टली समझा आपको, ये इसका डायगोनल था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो बच्चों को बहुत तकलीफ देती है, वो ये कि इसका डायगोनल इसको कौन से एरिया में डिवाइड कर रहा है, कैसे दो एरियाज में डिवाइड कर रहा है। तो आपने देखा इधर भी हाफ BH आ रहा है, इधर भी हाफ BH ही आ रहा है, इस तरफ भी वही आ रहा है, उस तरफ भी आ रहा है। तो यानी कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल है उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ गए ना, ये भी वही एरिया, ये भी वही एरिया, तो 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लेना। अगर मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको लिख के ले लो, कहीं पे पहले पेज पे जाके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पैरेललोग्राम यहाँ पे करते हैं अपन इसको कंप्लीट। आगे मूव करते हैं, अब देख लेते हैं रोम्बस को। ओके, रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की मीनिंग होती है सारे भुजाएं समान, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे इसके सारे के सारे साइड्स सेम है। सो मैंने आपको कहा हुआ है सब कुछ सेम होगा तो आपने क्या करना है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। व्हाट इट मीन, मैथ्स का ये लैंग्वेज है, मैथ्स बोलना चाह रहा है कि सब कुछ सेम है। ओके,
सो यहाँ पे अपने को डायगोनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये ड्रॉ कर लेते फर्स्ट डायगोनल, ये ड्रॉ कर लेते सेकंड डायगोनल। सो एरिया का फॉर्मूला मैं देने वाला हूँ फॉर रोम्बस। जस्ट रिमेंबर इट इज एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। लेंथ जो होगा ना डायगोनल्स का, सपोज करते हैं ये पूरा का पूरा है ए, ठीक है, ये डायगोनल का लेंथ है ए, सेकेंड ये डायगोनल है, इसका पूरा लेंथ है बी, तो इसका एरिया होता है ए इंटू बी। बहुत ही ध्यान से देखना इसको, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे वो b इंटू एच किया हुआ है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो हाफ इंटू बी इंटू एच कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, छोटा सा एक कंसेप्ट बताया था पीछे, तो कंसेप्ट का यूज़ कर लिया करो जब आपके पास टाइम ज़्यादा रहा करे तो। और यहाँ पे भी देखो ये हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ना प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल डायरेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, वो रॉन्ग होगा। आपको इनके प्रोडक्ट करने, अच्छा ठीक है, इसके भी पीछे का फैक्ट देख लेते हैं, अच्छा पड़ेगा अपने लिए, है ना। ये कैसे आता है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में फंसो कभी और टाइम भरपूर हो तो इन सब छोटी छोटी बातों से उसको देख सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से सेकेंड डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जस्ट रिमेंबर, रोम्बस के डायगोनल्स, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। रोम्बस के जो डायगोनल्स है ऑलवेज कट्स ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे कट करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। सो दिस इज ए गिवन और ये टोटल बी गिवन था। अभी मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। लेट्स सपोज दिस इज B1, ठीक है, टोटल लेट B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। ऐसा मान लेते हैं कि जो टोटल B है वो ऊपर का छोटा B1 और नीचे उसका छोटा B2 में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं अगेन इसको देखो, दो ट्रायंगल्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया, इसका एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का ट्रायंगल, सो इट इज हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है A इंटू हाइट क्या है यहाँ पे B1, ठीक है, ये ऊपर का हो गया। तो ये एरिया हमने कर लिया पूरा कैलकुलेट। अब एक काम करते हैं ना, नीचे के एरिया को भी कैलकुलेट करना है। सो इसके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अगेन हाफ। अब ये रहा देखो इसका बेस, अगेन सेम ही है, A है, बट इस बार उसकी हाइट अलग है, H, सॉरी नॉट H, इधर यहाँ पे B लिखा हुआ मैंने B2, सो ये है B2, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अच्छा अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं ना। ये हो गया देखो हाफ, ये हो गया A, ये हो गया B1, ये हो गया हाफ A B2। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यस बिल्कुल। यहाँ से मैं A और A को कॉमन ले लेता हूँ और अंदर आ जाएगा B1 प्लस B2, ओके, B1 प्लस B2, बट B1 प्लस B2 क्या है, वेरी गुड, यही है B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 है B डायरेक्टली, सो इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू A इंटू B, यही तो वो फॉर्मूला है जो हमने ड्रॉ किया अभी, जो लिखा हुआ है। ध्यान से एकदम ध्यान से देखते चलो, ये छोटे छोटे फैक्ट्स अगर पता होंगे ना तो फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा आ जाते हैं वो। तो ये डायगोनल था फर्स्ट, ये सेकंड डायगोनल था, ये रहा हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल सेकंड। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ और आगे मूव करते हैं। ओके, चलते हैं थर्ड वन और फाइनल। इस बार हम देखने वाले हैं ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम, अच्छा ठीक है, आगे लिख देते हैं, ये होता है समलंब, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो लोग पैरेलल होंगे, दो साइड्स पैरेलल होती है। तो चलो मैं एक ऊपर छोटी ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक नीचे बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये पैरेलल लाइंस है और बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं, सिर्फ दो पैरेलल्स होंगे और उसके बाद बाकी रिमेनिंग ड्रॉ कर दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, जस्ट रिमेंबर। चलो यहाँ पे इसको अगेन बेस ले लेते हैं अपन B, ओके, इसको मैं बेस B ले लेता हूँ और लेट्स ड्रॉ दी हाइट, लेट्स दिस इज H, ओके। सो यहाँ पे इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। सो इसके एरिया के फॉर्मूले के लिए अपन ने यहाँ पे बेस ले लिया हुआ है और यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ेगी A की। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू
सम यानी कि एडिशन करना है अपने को, योग जोड़ना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल यानी समांतर, यानी यही दो हैं जो समांतर है, तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा a प्लस बी इंटू एच, इंटू ये जो हाइट आ रही है ना वो करना पड़ता है अपने को, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। अगर कोई जानना चाहता है कि सर इसको भी उस तरह कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपको सिर्फ एक काम करना है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक साफ सुथरा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा गंदा कर दूंगा इसको। ओके ले लिया, चलो ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पे, देखो अभी इसको भी दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता हूँ। सो ये हो गया एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया कैसे ले सकते हैं, हाफ इंटू नीचे का बेस है b इंटू हाइट क्या है हमने h लिया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। और दो पैरेलल लाइंस जब भी हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ड्रॉ किया लंब इस पे परपेंडिकुलर, वो h था। मैंने आपको हमेशा कहा है दो पैरेलल लाइंस में कितना भी खींचोगे सबका सब हाइट सेम आएगा, सो ये भी h आने वाला है। ओके सो अब ये जो सेकंड बचा हुआ है यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल, इसका एरिया भी हो जाएगा हाफ इंटू, चलो a को मैं ले लेता हूँ बेस, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, अभी इसको आगे लेके जाके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो हाइट, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ये कर सकते हो, ये भी हाइट, सब कुछ सेम ही आएगा। कुछ लोग बाहर से जाके करते हैं, कुछ लोग अंदर से, और मैंने आपको कहा ना हाइट जब भी पता चल गया तो ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी हाइट क्या आ जाएगी h, ठीक है। सो ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड हो गया ट्रायंगल। अब इन दोनों देखो यहाँ पे हाफ बी एच, ये हाफ ए एच है, कॉमन क्या है इसमें, हाफ हाफ कॉमन है, एच एच कॉमन है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, हाफ एच, और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, दिख रहा है आपको, बहुत ही ध्यान से देखना। तो ये h क्या है, h उसकी हाइट है। अच्छा ये a क्या है सर, ऊपर का देखो जो पैरेलल लाइंस में से जो ऊपर वाला बंदा था ये उसका लेंथ है, a ऊपर है, और ये जो b है वो सर नीचे वाला है। तो समझ में आ रहा है आपको, so यही फॉर्मूला है, देखो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये रहा देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट, सो ये रहा हाइट। तो इस तरीके से आप डिराइव भी कर सकते हो। छाप लो फटाफट, अब न्यूमेरिकल्स की बारी शुरू होने वाली है। सो आई होप ये थियरी पूरी आपको समझ में आई होगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अच्छा लगा तो अब एक लाइक तो ज़रूर कर देना नीचे, ठीक है। एक लाइक ज़रूर अभी करो और अभी आ जाओ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ठीक है। छाप लो फटाक से इसको। तो ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, करते हैं जैसे एक बार रीड कर लो। ओके चलो शुरू करते हैं। तो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 3.8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। या फिर इंग्लिश में बोले तो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वन ऑफ हुज डायगोनल इज 3.8 मीटर लॉन्ग। कैसे करेंगे इसको, सो कुछ नहीं, फॉर्मूला अगर याद है तो फटक से हो जाएगा ये, इसमें कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। सो सबसे पहले बोला हुआ है कि एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर का नाम लिया हुआ है। स्क्वायर क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं, हमने किया था। उसका डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इट इज़ 3.8 मीटर, 3.8 मीटर गिवन है, ठीक है। अच्छा तो एक बार थोड़ा सा पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। स्क्वायर क्या था, स्क्वायर में ये सब 90 होते हैं सबसे पहली बात तो। और अगर साइड दिया होता, अगर साइड दिया होता, सपोज कर लेते ए, अगर साइड दी होती, सो एरिया का फॉर्मूला तब क्या हो जाता था, तब हो जाता ए इंटू ए, एरिया ए स्क्वायर हो जाता, ए का वर्ग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, तो मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखाया हुआ था, याद है। उस डेरिवेशन में मैंने बताया था जब ये डायगोनल दिया हुआ होगा तो एरिया फाइंड कैसे करते हैं, जस्ट यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। अगर साइड होता 3.8 तो मैं डायरेक्टली 3.8 इंटू 3.8 करता, दैट इज माई आंसर, वो मेरा उत्तर हो जाता। लेकिन अभी ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ, उसने डायगोनल दिया हुआ है। तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, सो लेट्स सी द सोल्यूशन। चिंटू क्लास आया बट बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सो एरिया फॉर दिस वर्ग और स्क्वायर इज हाफ इंटू डायगोनल जो कि है 3.8 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया हाफ इंटू 3.8 इंटू 3.8, कैंसल आउट करते हैं 1.9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 19, 38 कर लेते हैं, डॉट्स हटा देता हूँ पहले मैं, हासिल हो गया 7, 15 क्रॉस करते हैं 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 7।
अगर यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो ये हो गया ये। ओके, सो व्हाट इज फाइनल आंसर? सो आवर फाइनल आंसर इज 7.22। अभी किस में दिया हुआ था ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटर में दिया हुआ था, सो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। देख लो कैसे मैंने किया हुआ है और छाप लो फटक से। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं आज का। सो ये रहा, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, जस्ट रीड इट और पॉज करके एक बार कोशिश करना, देखो आपसे होता है कि नहीं। चलिए, मैंने आपको टाइम तो दे दिया, अब चलिए शुरू करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। एक आयताकार घर की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है, घर का क्षेत्रफल 750 दिया हुआ है, उस घर की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, करते भाई। या फिर हमारे इंग्लिश व्यूअर्स, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ द हॉल इज गिवन, फाइंड इट्स लेंथ। ऑप्शन ए इज 15 मीटर, ऑप्शन बी इज 22.5, ऑप्शन सी इज 25, ऑप्शन डी इज 30 मीटर। सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, रेक्टेंगल दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है। सो देख लेते हैं उसको ड्रॉ करके। सो एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल, और रिलेशन क्या दिया हुआ है उनके बीच में कि घर की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि उस जो घर की जो चौड़ाई है वो x है, मान लेते हैं उस घर की चौड़ाई x है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, उस घर की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। 5 मीटर ज़्यादा है ना, इसको 5 मीटर ज़्यादा है, मतलब अगर ये x है तो ये हो जाएगा x + 5, है ना। जैसे अगर ये 10 होता 10 मीटर तो ये हो जाएगा 15, 10 + 5। सो अगर ये x है तो ये हो जाएगा x + 5, हो गया। सो फॉर्मूला अपने को पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बताओ मुझे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको एरिया दिया हुआ है, तो एरिया चलो देख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमने रिवाइज किया हुआ है, रिवाइज कर लेते एक बार। सो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया, एरिया हो जाएगा x + 5 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया। क्या उसका एरिया दिया हुआ है? बिल्कुल, इसका एरिया कितना दिया हुआ है अपने को, 750। ओके, सो x + 5 इंटू एक्स को मैं आगे ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 750, ये दिया हुआ है, ये एरिया है। ठीक है, सभी इसको ओपन कर दे ब्रैकेट, ये हो जाएगा x² + 5x। ठीक है, इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई फिर सेकंड मल्टीप्लाई, 750 उस साइड है, यहाँ पे लेके आ जाते हैं उसको, सो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, अगर वो आएगा तो ही ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको आता है ट्राई करो यहाँ से, और जिसको नहीं आता यहाँ पे हम चलो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना होता है, ये जो लास्ट नंबर होता है और ये जो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो 750 × 1 तो 750 आने वाला है, सो 750। ठीक है, अभी इसके फैक्टर्स अपने को निकालने पड़ते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 5 ज़ा। ओके, उसके बाद ये 3 से डिवाइड होगा। प्रॉपर्टीज सब आनी चाहिए आपको। 2 की प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर कुछ होगा तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट टाइम देखो, इसको 3 को अभी नहीं लिखता हूँ, ये 2 से डिवाइड होगा बिल्कुल भी नहीं, 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 3 की प्रॉपर्टीज अब पता होनी चाहिए आपको। 3 की क्या प्रॉपर्टी है, तीनों को जब एडिशन करूँगा अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो 7 5 12 3 15 3 से डिवाइड होता है, यस। तो यहाँ मैं 3 से कर सकता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 5 6 15। ओके, 5 2 7 1 8 यानी कि 8 हो जाएगा। 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता तो जाने दो। 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट वहाँ पे नहीं होंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ज़रा करके रखो, तब यहाँ पे फटाफट स्पीड होगा। ठीक है, सो ये 5 से डिवाइड होगा, सो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़ा, ये दूना 5 गुना, ओके 5 देन ये 5 ये। ठीक है, तो ये आ गए अपने फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है, यहाँ पे आपको साइन देखना होता है। साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो इट मीन्स इन फैक्टर से 2 ऐसे नंबर्स क्रिएट करो, ऐसे 2 नंबर्स क्रिएट करो
जिनको नेगेटिव माइनस करने के बाद अपने को +5 मिले, है ना। तो चलो ट्राई करते हैं दो नंबर्स बनाने के लिए। सो अगर मैंने इस तरह नंबर्स ट्राई किए, 2 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 6 हो गया, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं एक नंबर मेरा 6 है, दूसरा नंबर ये ले लेते हैं 5 इंटू 5 ये 3 नंबर, सो ये हो जाएगा 125। तो क्या 125 और 6 का डिफरेंस कभी 5 आएगा? बिल्कुल भी नहीं, यानी ये मैं कंसिडर या फिर ये मैं नहीं ले सकता। फैक्टराइज में थोड़ा सा ये होता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही आप कर पाओगे। सो एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ये दोनों को लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये तीनों का गुणा करते हैं 5 या 15, 15 दूना 30, हाँ 30 और 25 में डिफरेंस 5 का है। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए अपने को, समझा, ये हो गया फटक से। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े वाले बंदे को प्लस, छोटे वाले बंदे को माइनस देना है। नेगेटिव का मतलब यही होता है। अब ये हो जाएगा x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना होगा x, ये हो जाएगा x प्लस 30, ऐसे 25 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है होप? अगर ये नहीं आता तो नीचे कमेंट कर देना सर ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो उसके लिए मैं एक अलग से आपको शूट दे दूंगा जिसमें आपको मैं स्पेशली ट्राई करूंगा कि पूरा डिटेल में बता दूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 30, ये जोड़ी बनाते हैं अपन, उसके बाद ये जो रिमेनिंग होते हैं उनकी जोड़ी बनाते हैं। उसके बाद x की दो वैल्यूज़, x की तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज़ कैसे हो जाएंगी, या तो आ जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्या हो जाएगा -30, ठीक है। सो कभी भी लंबाई नेगेटिव यानी माइनस नहीं हो सकती, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू धन आ रहा है यहाँ पे, यानी प्लस वैल्यू आ रही है तो ये 25, यानी ये मैं कंसीडर कर सकता हूँ। अब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं, 25 मिल गया तो तुरंत टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा और आगे भी अपने को देखना है। ये जो x मैंने लिया था, ये क्या लिया था इसका, ये मैंने लिया था इसका चौड़ाई, ठीक है, x मैंने चौड़ाई अज्यूम की थी, और इसकी लंबाई फिर क्या आने वाली है, यहाँ पे आपको रखना है 25, 25 प्लस 5, तो ये आने वाला है 30। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 3030। बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, ये निकालने के बाद डायरेक्टली टिक कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने लंबाई क्या अज्यूम की है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, वो इसको x ले लेंगे, जब आप इसको x कंसीडर कर लोगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली x -5 आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पे x -5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब सब कुछ सॉल्व करोगे ना, तब आपको डायरेक्टली मिल जाएगा x का वैल्यू 30, ठीक है। वहाँ पे जो मिलेगा ना, वहाँ पे ऑलरेडी आपने इसकी लंबाई को x माना हुआ है तो सीधा 30 मिलेगा तो टिक कर दो, बट यहाँ पे हमने चौड़ाई को x माना हुआ है, लंबाई को नहीं, तो लंबाई उस हिसाब से x प्लस 5 होगी, वो 5 किया, फिर वहाँ पे पुट किया, छापो फास्ट, फटाफट इसको करो, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, मैं दे रहा हूं आपको टाइम, जस्ट स्टॉप द वीडियो और ट्राई करना है, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं। ओके चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर दो, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। एक आयत के लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, तो उसकी परिमिति 206 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इट मीन्स की डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन 23 मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर देन द एरिया, मतलब उसका एरिया अपने को निकालना। सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है कि ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, ओके रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल अपने को पता है क्या होता है, ये होता है इस तरीके से कुछ। सो एक रेक्टेंगल सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। न्यूमेरिकल कभी भी आप देखते हो ना, तो रेक्टेंगल, उससे रिलेटेड जो भी पता है आपको, एरिया के फॉर्मूले सब फटक से आने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें हमेशा, ये सेक्शन ऑफिसर 2003 में आया हुआ है, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं न्यूमेरिकल वही लेकर आऊँ जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ कितना ट्रिक लगाना होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है कि नहीं, मैं वो हमेशा कोशिश करूँगा। तो ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ में डिफरेंस दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक बंदे को एल लेना है और एक बंदे को ब्रेथ लेना है, और हमेशा लंबाई बड़ी होगी, चौड़ाई छोटी होगी। सो
एक बंदे को एल लेंगे, दूसरे को ब्रेथ लेंगे। वो कंसीडर करने में एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है उनके बीच में, ठीक है, कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उसको फटाक से लिखने की आदत डालो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ उनके बीच में रिलेशन की 23 मीटर का उनमें डिफरेंस है। सो जस्ट राइट डाउन लेंथ एल माइनस बी, उनमें डिफरेंस है 23 मीटर्स का। तो पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर है 206। सो पेरीमीटर हमने बात की थी, इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? सो पेरीमीटर होता है इट इज 2 टाइम्स एल प्लस बी। ओके, नहीं अगर ध्यान आ रहा है, भूल गए तो वापस वीडियो को एक बार देखना, या फिर आपने अगर नोट्स लिखा हुआ है तो उसमें देख लो जरा। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये, और पेरीमीटर की वैल्यू तो दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है 206, यहाँ पे रख देते 206। समझ में आ रहा है ना? सो यानी कि अपने को नेक्स्ट दिया हुआ है 2 टाइम्स एल प्लस बी इज इक्वल टू 206। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, और इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, एल प्लस बी इज इक्वल टू, इसको वहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 103। ठीक है, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तुरंत सॉल्व करना है। अभी इसको इसके नीचे रख देते हैं, एल माइनस बी इज इक्वल टू 23, इसके नीचे जैसे ही रखा बी भी कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स एल, ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 126। ओके, सो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 63। ठीक है, 63 मीटर अपने को लेंथ मिल गया, और 63 ये जैसे मिल गया लेंथ, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, बी भी अपने को मिल जाएगा। सो एक काम करते हैं, बी को उधर सेंड कर देते हैं और इस बंदे को यहाँ ले लेते हैं। सो लेंथ आ गया है 63, सो इसमें पुट करेंगे तो बी अपने को आ जाएगा 63 माइनस 23, यानी कि ये आ जाएगा 40। ठीक है, लेंथ मिल गया अपने को, ब्रेथ मिल गया। अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया होता है, वेरी गुड, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने निकाला हुआ है लेंथ, इट इज 63, और इसका ब्रेथ हमने निकाला अभी 40। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 0 को साइड में रखते हैं, 4 थिया 12, 2 आ गया 1, 24, 25, ये हो गया मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। सो मीटर स्क्वायर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर 2520। वेयर इज 2520? दिस वन, डी इज योर आंसर। ओके, सो छाप लो, मैं साइड हो रहा हूँ, फटाक से देख लो कैसे करना है, क्या क्या है। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज इसे यहाँ पर मैं करता हूँ कंप्लीट। आज मैंने थोड़े कम न्यूमेरिकल्स किए, ये पहला पार्ट था अपने पूरे क्षेत्रफल यानी एरिया का। सो आज हमने 3 ही क्वेश्चंस किए। अगला जो होगा इसका सेकेंड पार्ट होगा, और सेकेंड पार्ट में मैं कोशिश करूँगा इससे थोड़ा और आगे हम लोग मूव करें, मतलब थोड़े और टफ न्यूमेरिकल शुरू करें करना, और भी बहुत सारे एग्जाम्स के न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे यहाँ पे करना। दूसरा मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आपके पास क्षेत्रफल एरिया का कोई न्यूमेरिकल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटैच कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी mecrack.official@gmail.com पे आप हमें वो सेंड कर सकते हैं। अगर हो सकेगा तो हम उसका कोई ना कोई मस्त ट्रिक या फिर एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, सो इसके और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, किसी को अगर इसकी ज़रूरत है प्लीज़ उससे शेयर करें, बहुत अच्छी आदत है ये। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।